हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एक नया सैम्पल पेपर जो कि क्लास 10th की साइंस का होगा। एक सैम्पल पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। उसमें मैंने जितने भी एमसीक्यूज़ थे और जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे उनको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। लॉन्ग क्वेश्चंस को इतनी ईजिली हम लोग नहीं डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसलिए मैंने वो सॉल्व कर स्किप कर दिया था वो सेक्शन। तो आज हम लोग अपना सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2 सॉल्व करेंगे। इसमें भी हम लोग वही पोर्शन कवर करेंगे, एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस को। तो आई होप आपने पुराना वाला सैम्पल पेपर देख लिया होगा, उसमें आपको क्वेश्चन समझ में भी आ गए होंगे। तो आज हम लोग अपना न्यू सैम्पल पेपर स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ। जैसे कि अभी हम लोगों की जो एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही थी उसमें जैसे चैप्टर को कंप्लीट करने में काफ़ी टाइम लगता है, बट आपके एग्ज़ाम्स के लिए उतने डेज़ नहीं बचे हुए हैं। तो अगर आपको कोई टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक में कोई इशू होता है या कोई प्रॉब्लम होती है, वो अच्छा समझ में नहीं आया है आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं उस पर एक पर्टिकुलर शॉर्ट वीडियो बना दूंगी जहाँ से आप अपना वो पर्टिकुलर टॉपिक अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। जो भी डाउट होगा वो उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट सैम्पल पेपर में मैंने कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे, उसमें एक हमारा असर्शन रीजन था, उसमें कुछ इशू आ रही थी। तो वो वहाँ पे एक आपको जो असर्शन दिया गया था, वहाँ पे पहले बोला गया था जो कॉन्डम्स होते हैं वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को ट्रांसफ़र होने से प्रिवेंट करते हैं। और जो रीज़न दिया गया था, तो वो कॉन्डम एज अ एक्सटर्नल बैरियर यूज़ होते हैं जो कि स्पर्म को ओवम से मीट करने नहीं देते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सही बताया मैंने, उसमें थोड़ा सा और मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसमें असर्शन भी ठीक है और रीज़न भी ठीक है, दोनों ही चीज़ें ठीक हैं। बट जो असर्शन दिया गया है एसटीडी से रिलेटेड वो भी काम करते हैं, वो हाँ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को नहीं ट्रांसफ़र होने देते हैं, और दूसरा ये वैरियर की तरह भी एक्ट करते हैं। बट इन दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। वहाँ पे स्पर्म और ओवम के फ्यूज़ होने से क्या हो रहा होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसको प्रिवेंट करते हैं कि कोई भी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ना हो। और जो एसटीडीज से प्रोटेक्ट करते हैं वो भी उसका काम होता है। ये दोनों बात सही है कॉन्डम के लिए, बट उनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। इसलिए तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। आई होप आपको वो चीज़ समझ में आ गई होगी। अब तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सैम्पल पेपर। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया, व्हाट हैपेंस इन द टेस्ट ट्यूब शोन हेयर, यहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब में दिखाया गया उसमें क्या होगा। तो यहाँ आपको टेस्ट ट्यूब में आपको क्या दिया गया है, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन दिया है, उसमें कुछ आयरन मेटल डिप्ड है। ओके, तो यहाँ पे आपको पता होगा, अगर आपने केमिस्ट्री में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी तो आपको पता होगा जो आयरन होता है वो जिंक से कम रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट निकलेगा कि कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। अगर आयरन जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव होता तो वो जिंक को रिप्लेस करके आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन कर लेता और जिंक अलग हो जाता। बट यहाँ पे आयरन जिंक से रिएक्टिव नहीं होता है ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नो रिएक्शन। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें बोला गया है, इन एन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एट विच इलेक्ट्रोड्स एंड हाइड्रोजन आर कलेक्टेड। कौन से इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन और कौन से इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीजन कलेक्ट होती है। तो इलेक्ट्रोलिसिस आप लोगों ने प्रोसेस पढ़ा होगा, बट मैं इसको थोड़ा सा फिर से बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन आया है उसमें पूरा तो एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको याद हो जाएगा फिर से। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं तो क्या होता है, एक बीकर होता है, उसमें दो आप रॉड डालते हैं। एक साइड जब आप उसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो एक साइड आपको होता है कैथोड जहाँ पे निगेटिव चार्ज होता है, दूसरा होता है पॉजिटिव साइड एनोड। तो यहाँ पे जो आपने वाटर में डिप कर रखी हुई है रॉड्स को, इसमें क्या होता है आपको पता होगा कि जो कैथोड होता है वहाँ पे रिडक्शन का प्रोसेस होता है, जो एनोड होता है वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। ओके, तो जो एनोड वाली रॉड है यहाँ पे क्या होगा, आप देखिए जो वाटर है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी इसके थ्रू, जो वाटर होता है वो क्या होता है, वाटर ब्रेक होता है ऑक्सीजन गैस में O2, साथ में हाइड्रोजन आयंस रिलीज करता है। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस को रिलीज कर रहा है। आप इसे बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे ये 2 कर दीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, साथ में ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को और रिलीज करता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपकी किस पे होती है, एनोड पे होती है। एनोड पे आपको दिख रहा है यहाँ पे ये O2 गैस रिलीज हो रही है, इसलिए तो अगर आपसे पूछा जाएगा एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है, वहाँ पे ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है। तो ये प्रोसेस हो गया आपका एनोड का। अगर अब हम बात करते हैं कि कैथोड पे क्या होता है,
जो कैथोड पे रॉड होती है हमारी, उस पे क्या होता है, जो ये आपने हाइड्रोजन आयन फॉर्म हुआ, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन फॉर्म हुआ आपका 4H+, वो क्या करेगा, जो कैथोड पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो जाते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, उनके साथ रिएक्ट करके क्या करता है, H2 गैस का फॉर्मेशन करता है। तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और एनोड पे ऑक्सीजन गैस। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, दैट एट कैथोड हाइड्रोजन इज रिलीज एंड एट एनोड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय यूजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। अगर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट कौन होते हैं, जिनको अच्छे से दिखाई नहीं देता है, मतलब उनकी आइज़ में प्रॉब्लम होती है, डिफेक्ट होता है। तो अगर किसी बच्चे को आइज़ में प्रॉब्लम है तो उसका जो आई साइट है वो ठीक नहीं है, मतलब उसको दिखाई नहीं देगा, तो हम लोग कोई ऐसा इंडिकेटर यूज़ करेंगे जो उसकी आइज़ के अलावा किसी और सेंस ऑर्गन की हेल्प से वो आइडेंटिफाई कर ले कि कौन सी चीज़ एसिड है, कौन सी चीज़ बेस है। बट लिटमस पेपर में क्या होता है, उसमें हम लोग कलर चेक करते हैं कि जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और जो बेस होता है वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो ये तो आइस की हेल्प से आप देख सकते हैं। बट अगर हम वैनिला एसेंस का यूज़ करेंगे, वो क्या ऐसा होता है, एक तरीके का क्या करेगा, स्मेल प्रोड्यूस करता है ना वैनिला एसेंस की हेल्प से। तो हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ एसिड है, कौन सी चीज़ बेस है। तो विद द हेल्प ऑफ नोज वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि कौन कैसी स्मेल आ रही है, ये एसिड की है या फिर बेस की है। तो यहाँ पे हम कौन सा इंडिकेटर यूज़ करेंगे, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, वैनिला एसेंस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, आपको कॉमनली आप इजीली कर सकते हैं। अगर कोई अच्छे से विजुअली इम्पेयर्ड है, उसे नहीं दिख रहा है अच्छे से, तो कौन सा हम इंडिकेटर यूज़ करेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसे आप लोग एक बार खुद से ट्राई करिए कि यहाँ पे कौन से कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप OH है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो OH होता है वो क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप OH आता है एल्कोहल। ओके, तो एल्कोहल में क्या लगता है लास्ट में, अगर हम जब उसे IUPAC नेमिंग करते हैं, तो एल्कोहल को अगर ग्रुप लगा होता है तो उसमें नेम में क्या लास्ट में लगाते हैं, OL लगाते हैं। तो यहाँ पे कितने नेम्स में, कितने कंपाउंड्स के नेम में लास्ट में OL लगा हुआ है। तो अगर हम लोग देखते हैं तो एक तो बी, प्रोपेनल, एंड द नेक्स्ट इज इथेनॉल। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और प्रैक्टिस करा देती हूँ कि इन सारे कंपाउंड्स का मैं आपको वो बना के दिखाती हूँ स्ट्रक्चर। तो प्रोपेन की बात करते हैं, मतलब प्रोप मतलब 1, 2 एंड 3 कार्बन, एन मतलब सारे कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो प्रोपेन तो सबसे ईजिली आपका बन गया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रोपेनल। प्रोपेनल का मतलब भी 3 कार्बन्स यूज करेंगे। नल में OL लगा हुआ है लास्ट में, इसका मतलब यहाँ पे OH फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, और बाकी सारे कार्बन की वैलेंसी आप हाइड्रोजन की हेल्प से कंप्लीट कर देंगे। तो ये हो गया आपका प्रोपेनल। नेक्स्ट है आपका इथेनोइक एसिड। इथ मतलब 2 कार्बन और उसमें एन लगा हुआ है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। OH ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड O एंड OH, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। बाकी कार्बन की वैलेंसी हमने हाइड्रोजन से फुलफिल कर दी, तो ये हो गया आपका इथेनोइक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं इथेनॉल, मतलब 2 कार्बन एथ, नॉल मतलब OL ग्रुप, OH ग्रुप लगा हुआ है, ये भी अल्कोहल का ग्रुप है। बाकी आप कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दीजिए। तो आपके यहाँ पे 2 कंपाउंड्स हैं जिसमें OH फंक्शनल ग्रुप होगा, वो कौन से हैं, बी एंड डी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंड डी, प्रोपेनॉल एंड इथेनॉल। ओके, ओके, सो अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला गया, स्टूडेंट एड्स 1 बिग आयरन नेल इन 4 टेस्ट ट्यूब containing solution of zinc sulfate, aluminum sulfate, copper sulfate and iron sulfate. A reddish brown coating was observed only on a surface of iron lane which was added in the solution of। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं, आपको 4 टेस्ट ट्यूब दिए गए हैं, चारों टेस्ट ट्यूब में अलग अलग सोल्यूशंस डाल रखे हुए हैं। एक में है एल्यूमिनियम सल्फेट, एक में है कॉपर सल्फेट, एक में है आयरन सल्फेट और एक में है जिंक सल्फेट। उन सभी टेस्ट ट्यूब में फिर आपने आयरन की स्ट्रिप डाल दी है। अब वो पूछ रहे हैं कौन सी वाली आयरन की स्ट्रिप के ऊपर आपको रेडिश ब्राउन कोटिंग नज़र आएगी। तो इसमें भी आपका जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होगी, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देख रहे हैं ना आप, केमिस्ट्री में रिएक्टिविटी सीरीज से देखिए 2 MCQs आपको अभी ही मिल गए हैं सैम्पल पेपर में। तो रिएक्टिविटी सीरीज में हमें पता है कि जो आयरन होता है वो किससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है जिससे आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, वो है कॉपर।
तो इसका मतलब जो आयरन स्ट्रिप है वो सिर्फ कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगी और वहाँ पे कुछ चेंजेस आएंगे। एल्युमिनियम की बात करें, जिंक की बात करें, तो वो दोनों आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो यहाँ पे जब आयरन स्ट्रिप डालेंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। और आयरन सल्फेट में डालेंगे तो उससे तो कोई इशू नहीं है, मतलब वहाँ पे तो कोई रिएक्शन ही नहीं होनी आयरन को आयरन सल्फेट में जब आप डाल लें। ओके, तो यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है उसमें जब आप आयरन डालेंगे, CuSO4 में आयरन जब डालेंगे, आयरन की स्ट्रिप, तो यहाँ पे क्या होता है, आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो कॉपर को उसके सल्फेट से रिप्लेस कर देता है और वहाँ पे खुद से आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन करता है, साथ में कॉपर अलग डिपॉजिट हो जाता है। तो जो कॉपर होता है वो क्या होता है, सोल्यूशन में जो जिस कलर का होता है सोल्यूशन, उसका पहले तो कलर चेंज होने लगता है, ग्रीन कलर का सोल्यूशन होने लगता है क्योंकि कॉपर अपना कलर लूज करने लगता है, और जो रेडिश ब्राउन कोटिंग होती है वो कॉपर की आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। तो यहाँ पे हम कौन से वाले सोल्यूशन में जाएंगे कि वहाँ पे जाके आयरन के ऊपर रेडिश ब्राउन कोटिंग आ जाएगी, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से याद होनी चाहिए। उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के नीचे कुछ एलिमेंट्स होते हैं और सारे सोडियम पोटेशियम जैसे लगे होते हैं लाइन वाइज, वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। मैं आपको एक शॉर्ट के थ्रू वो रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने की ट्रिक भी बता दूंगी। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको केमिकल फार्मूला पूछा गया है सल्फरस एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा नेम, जल्दी से पढ़ के सल्फ्यूरिक एसिड समझ के जल्दी से सोचा बहुत इजी सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट H2SO4 लगा दिया, नहीं, कुछ ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे सल्फरस एसिड पूछा गया, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, H2SO3। ओके, तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये है तो आपकी NCERT से ही, बस थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म में पूछा गया। यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन अ लिक्विड स्टेट एट 10 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे पूछा है कि 10 डिग्री सेल्सियस पे कौन सा जो कंपाउंड है वो लिक्विड स्टेट में आपको नहीं मिलेगा, मतलब वो सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। तो अगर हम अब H2SO4 की बात करें, वो तो इस डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड फॉर्म में होता है क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बट जो ग्लासियल एसिटिक एसिड होता है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 16.6 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, कुछ 16.6 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो जब अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस पे उसको रखेंगे तो वो वहाँ पे फ्रीज होने लगता है, तो और वाइट कलर का एक सॉलिड टाइप का स्ट्रक्चर हो जाता है, सॉलिड आइस की तरह, ग्लेशियर की तरह वो दिखता है आपको, ट्रांसपेरेंट सा। जब आप एसिटिक एसिड को 10 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं तो वो सॉलिड आइस की तरह फॉर्म कर लेता है, ग्लेशियर की तरह। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो तो आपका ग्लेशियल एसिटिक एसिड होगा। जो इथेनॉल होता है, एसीटोन होता है, इन दोनों के जो फ्रीजिंग पॉइंट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं 10 डिग्री सेल्सियस से, तो वो दोनों तो लिक्विड स्टेट में ही पाए जाएंगे, सॉलिड स्टेट में नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन पे क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा गया है अ लीफ इज बॉइल्ड इन एन अल्कोहल बिफोर यूजिंग आयोडीन फॉर स्टार्च टेस्ट इन ऑर्डर टू। अच्छा, जब हम लोग स्टार्च का टेस्ट करते हैं वॉट लीफ में कहाँ पे प्रेजेंट है, तो उसमें जो हम लोग लीफ को उसमें बॉयल इसलिए करते हैं अल्कोहल में, जिससे उसमें जितनी भी अल्कोहल है वो क्लोरोफिल है वो डिजॉल्व हो जाए। यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, अ ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाई। ट्रेट का मतलब जो आपके कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में, जो भी बेबी में ट्रांसफ़र होते हैं वो कहाँ से आते हैं, सिर्फ मैटरनल डीएनए से आते हैं या पैटर्नल, मतलब सिर्फ मदर से आते हैं या फिर फादर से आते हैं। देखिए, करेक्टर दोनों से आते हैं। अगर जब स्पर्म होता है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और जो फीमेल का ओवम होता है उसमें भी न्यूक्लियस होता है, वो भी एक सेल होता है, ठीक है, गैमीट होता है, उसमें 23 क्रोमोसोम्स मदर्स ओवम में भी होते हैं और स्पर्म में भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, वो दोनों फ्यूज़ करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। बट जो स्पर्म की बात आती है वहाँ से सिर्फ न्यूक्लियस फ्यूज़ करता है ओवम के न्यूक्लियस के साथ, बट जो ओवम होता है उसका, तो जो मैं बता रही थी कि जो मेल का स्पर्म होता है उसका न्यूक्लियस और जो फीमेल का ओवम या एग होता है उसका न्यूक्लियस यूज़ करता है। बट जो फीमेल का ओवम होता है वो उसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो
आंसर हो जाएगा बोथ मैटर्नल एंड पैटर्नल डीएनए। वो तो आपको पता चला, बट मैंने आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताया कि जो फीमेल का जो उसमें एक तो न्यूक्लियस में जितने भी कैरेक्टर्स या जितने भी डीएनए में डीएनए के थ्रू ट्रेड्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो तो होते हैं, बट जो साइटोप्लाज्म होता है और भी जो उसके सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं फीमेल के सेल में, ओवम में, वो भी ट्रांसफ़र होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, to perform an experiment to identify the different parts of an embryo of a dicot seed, first of all you require dicot seed। सबसे पहले तो आपको dicot seed की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसमें से आपको कौन कौन सी dicot seed है वो बतानी है। डाइकॉट और मोनोकॉट दो टाइप की सीड्स होती हैं। मोनोकॉटिलिडन जिसमें सिंगल कॉटिलिडन होता है वो मोनोकॉट सीड्स होती हैं, और जिसमें दो कॉटिलिडन्स होते हैं वो डाइकॉट्स। अगर मैं नॉर्मल आपको कॉमन तरीके से एग्जांपल दूं, जैसे आप लोगों ने वो देखा है मटर, देखिए मटर पी पी, तो उसको अगर आप मटर के दाने को तोड़ते हैं तो दो पार्ट में टूट जाता है ना, तो वो एक तरीके से डाइकॉट हो गया। बट अगर आप गेहूं को देखिए, गेहूं के दो पार्ट में टूटता है, या राइस के दो पार्ट में टूटता है, जब उसका राइस का आप अगर दाना लेते हैं तो वो एक तरीके से मोनोकॉट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डाइकॉट के एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं, तो इसमें आप कह सकते हैं ग्राम, पी एंड ग्राउंडनट। वीट भी डाइकॉट नहीं आ जाता है, ठीक है, मेज़ नहीं आता है, तो यहाँ पे भी मेज़ आ गया, तो ये बी ए ये तो गलत हो जाएंगे। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। तो आज के लिए हम लोग 10 MCQs ही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप उसे पूछ सकते हैं, मैं उसे दोबारा से एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगी, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, जिससे वो भी अपने एग्जाम्स का रिविज़न अच्छे से कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। सो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा। ओके, सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।